रिसेंटली सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो और रसिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लैवरोव के बीच में एक मीटिंग हुई। यह मीटिंग रसिया यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने को लेकर की गई है। इस मीटिंग में ना ही व्लादिमीर जेलेंस्की और ना ही किसी भी यूरोपियन लीडर को इनवाइट किया गया है। इस पूरे मामले को यूएसए और रसिया आपस में ही सुलझाना चाहते हैं। हालांकि व्लादिमीर जेलेंस्की ने काफ़ी कोशिश की है इस मीटिंग में शामिल होने की, पर उनको इन द एंड में इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस मीटिंग के जस्ट बाद ही यूरोप में फ्रांस की लीडरशिप में पेरिस में एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें यूरोप के काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली जैसे कंट्रीज ने भाग लिया। इस मीटिंग में यूरोपियन कंट्रीज ने यह डिस्कस किया कि आने वाले समय में यूरोप किस तरह से इस वॉर को हैंडल करेगा और यूरोप का फ्यूचर क्या होगा। हालांकि इस मीटिंग का एट द एंड में कोई रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया। व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी इस मीटिंग में भाषण दिया और उन्होंने ये कहा कि यूरोप को अपना एक नाटो बनाना होगा, नाटो टाइप की एक मिलिट्री खड़ी करनी होगी। इस बात को लेकर भी यूरोप के कई सारी कंट्रीज़ के खुद के अपने अपने ओपिनियंस हैं और कई सारी कंट्रीज इस बात पे सहमत नहीं हैं। अगर यूएसए और रसिया के बीच में यह डील हो जाती है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह रसिया के लिए एक सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से पूरे सिचुएशन को हैंडल किया, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में शायद ही कुछ ऐसे लीडर होंगे जो ऐसी सिचुएशन को इतने लंबे समय तक हैंडल कर पाते हैं। रशियन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाया और काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस दिए। जरा सोच के देखिए, एक तरफ यूएसए, यूरोप, नाटो और एक तरफ अकेले रसिया। शायद कोई और देश होता तो कब का सरेंडर कर चुका होता। इसलिए कहा गया है कि किसी देश को ग्रेट केवल एक ग्रेट लीडर ही नहीं बनाता है, बल्कि उस देश की जनता का काफ़ी बड़ा रोल होता है। और रसियंस रेजिस्टेंस ने यह साबित भी करके दिखाया है। रसियंस हमेशा से ग्रेट रहे हैं। और इसके बाद अगर वर्ल्ड वॉर के बाद यदि दुनिया के सबसे इम्पैक्टफुल लीडर्स की बात की जाए, जिसने वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, तो अनडाउटफुली व्लादिमीर पुतिन का नाम सबसे आगे होगा। और जरा सोच के देखिए, इस डील में रसिया के लिए सबसे एडवांटेज बात यह है कि इसमें यूक्रेन को शामिल ही नहीं किया गया है। अगर यूक्रेन होगा ही नहीं तो उसकी डिमांड्स कौन रखेगा। यूएसए भी जानता है कि अगर यूक्रेन इस पीस डील में शामिल होता तो हो सकता है वह कुछ ऐसे डिमांड्स रखता जिससे यह पूरी पीस नेगोशिएशन ही सफल नहीं हो पाती। कि इस डील में डोनाल्ड ट्रंप यह इंश्योर करेंगे कि अभी तक जितने भी डॉलर्स यूएसए ने यूक्रेन को दिए हैं वह सभी यूएसए को वापस मिल जाएं। और इस डील में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा विनर बन के उभर रहा है यूएसए। यूएस को इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बेनिफिट होगा। इससे यूएस के माइनिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और यह ट्रम्प के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी को भी सूट करता है। और इन सब में सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हुआ, वह यूक्रेन का हुआ है। ने यूक्रेन के काफ़ी बड़े लैंड मास को अपने कब्जे में ले लिया, यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इतने सारे सैनिक मारे गए यूक्रेन के, बहुत सारे यूक्रेनियंस को देश छोड़ना पड़ा। और अंत में यूक्रेन को क्या हासिल हुआ। इसलिए यह कहा जाता है ना कि जो देश की लीडरशिप होती है वह बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लीडरशिप को हमेशा कोई फैसला ना बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। जो भी फैसला वह केवल टॉप लीडरशिप का पर्सनल डिसीजन ना होकर पूरे देश के हित को केंद्र में रख के लेना चाहिए। और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की की गवर्नमेंट जाने वाली है। अगर हो सकता है यूक्रेन में आने वाले समय में इलेक्शंस अगर होते हैं तो जेलेंस्की बुरी तरीके से हारने वाले हैं। और रही बात यूरोप की, तो यूरोप का भी वही हाल है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यूएसए के चक्कर में आकर रसिया से ऑयल सप्लाई बंद कर ली, काफ़ी सारी सैंक्शंस रसिया पे लगा दिए, कई सारी यूरोपियन ब्रांड्स ने रसिया से पुल आउट कर लिया, अपना वहाँ पे बिजनेस बंद कर लिया। बिलियंस ऑफ यूरोज यूरोप ने इस वॉर में खर्च किए, बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर से यूक्रेन को दिए। और साथ ही साथ यूरोप ने पूरी दुनिया को मोरालिटी और प्रिंसिपल्स का लेक्चर भी दिया और इंडिया पे भी काफ़ी प्रेशर बनाया। बट इन द एंड में क्या मिला, यूएसए से धोखा। शायद यूरोप प्रिंसिपल्स के चक्कर में यह भूल गया था कि जियोपॉलिटिक्स में केवल प्योर इंटरेस्ट ही चलता है। कोई सेंटिमेंट, कोई फिलॉसफी केवल तब तक अच्छी लगती है जब तक वह आपके इंटरेस्ट को सूट करती हो।
और पूरे सिचुएशन के हिसाब से अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जरा सोच के देखिए, यूक्रेन रसिया वॉर जब चल रहा था उस समय पे भारत पर यूरोप और यूएसए ने काफ़ी दबाव डाला। अगर भारत उस समय झुक जाता और हम यूएसए के साइड में या रसिया के साइड में अगर हो जाते तो कहीं ना कहीं हम रसिया जैसा एक भरोसेमंद पार्टनर खो देते। अगर देखा जाए तो इंडिया ने रसिया के अगेंस्ट में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया और ना ही हमने रसिया का खुल के साथ दिया था। और उस समय भारत पर जो प्रेशर डाला गया था, रसिया ने भी उसे कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया कि उस समय भारत पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। रसिया और यूएसए के बीच में अगर सब ठीक हो जाता है और यूएसए रसिया से सैंक्शंस को हटा लेता है तो भारत के लिए यह काफ़ी बेनिफिशियल होगा। भारत को फिर से रसिया के साथ ट्रेड करने में और भी आसानी होगी। रसिया भारत को कुछ बड़े ऑफर्स भी दे सकता है और रसिया के साथ साथ भारत अपने ट्रेड को इसलिए बढ़ाने की कोशिश करेगा जिससे रूस की जो चीन के ऊपर डिपेंडेंसी है वह कम हो जाए। व्लादिमीर पुतिन भी इस बात को अच्छे से समझते हैं और अमेरिका भी कभी यह नहीं चाहेगा कि रसिया और चीन एक साथ खड़े हों या रूस की डिपेंडेंसी इस तरह से चीन पे हो जाए कि वह पूरी तरीके से चीन के साथ अलाइंड हो जाए। और डोनाल्ड ट्रंप भी यह मानते हैं कि यूएसए का इस समय सबसे बड़ा कोई एनिमी है तो वह चीन है, ना कि रूस। और इस वॉर की समाप्ति के बाद यूएसए पूरी तरीके से अपना फोकस इंडो पैसिफिक पे लगा सकेगा जिससे वह इंडो पैसिफिक में चीन को टैकल कर सके, चीन को काउंटर कर सके। और आने वाले समय में यूरोप को तैयार रहना चाहिए क्योंकि रसिया इस वॉर के ख़त्म होने के बाद फिर से अपनी मिलिट्री को खड़ा करेगा और जो भी लॉसेस रसिया ने झेले हैं उसकी भरपाई करेगा। और साथ ही साथ रसिया ये चीज़ इंश्योर करेगा कि रशियन मिलिट्री आने वाले समय में और भी स्ट्रांग हो जाए और रसिया ने जो भी लॉसेस झेले हैं उसको वो गेन कर सकें। और इस युद्ध से ना कहीं रसिया को मिलिट्रीली कहीं ज़्यादा स्ट्रेटेजीज को लेकर, उनके जो वेपन्स हैं, उनके इक्विपमेंट्स हैं, उनको उनकी जो यूजरेबिलिटी है उसको लेकर कहीं अच्छे से आइडिया हो गया है। और एक रियल लाइफ वॉर का यही बेनिफिट होता है। रूस को इसका बेनिफिट आने वाले समय में मिलेगा। हो सकता है इस लड़ाई के बाद यूरोप में कुछ समय के लिए शांति आए, रसिया में भी प्रॉबेबली 2-4-5 साल किसी तरह का कोई एक्टिविटी ना करे, बट रसिया फिर से अपनी पावर जब गेन कर लेगा तो वह फिर से कहीं ना कहीं कुछ बड़ा धमाका यूरोप में कर सकता है। आपका क्या मानना है? आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है? यूरोप क्या करेगा? चाइना के साथ क्या होगा? रूस क्या करेगा? और इंडिया के लिए यह आने वाले समय में कितनी नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।